हेलो, आप सभी का स्वागत है भटनी राइस में। मैं देवी सिंह। तो यहाँ पे आपको पॉलिटी करंट अफेयर्स चल रहा है। ये पॉलिटी करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा जो इशू है दिव्यांगता और लिपिक की सुविधा। दिव्यांगता दिव्यांगता लिपिक की सुविधा। दिव्यांगता और लिपिक की सुविधा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था। चलो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिखित परीक्षाओं में जो रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को लिपिक यानी जो है जो लिपिक है, इसकी सुविधा प्रदान करने से संबंधित कुछ विनियमन और कुछ गाइडलाइन तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि भाई दिव्यांग व्यक्ति की सामाजिक तौर से पिछड़े हैं और उन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ दिया जाना चाहिए। जबकि जो लिपिक है वह व्यक्ति होता है जो लिखित परीक्षा के दौरान दिव्यांग छात्र दिए जाने वाले जवाबों को लिखता है। जो दिव्यांग छात्र उन जवाबों को देता है उसको लिपिक या राइटर कहा जाता है। तो भाई इसका एक्चुअल में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखो भाई, सबसे पहले जो राइटर्स कैंप नामक बीमारी से पीड़ित एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करी थी। और आपको ये बता दूं कि एक ऐसी पुरानी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो राइटर्स जो बीमारी है, जिसके कारण जो लिखने में बहुत सारी कठिनाई होती है। संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी और जो सिविल सेवा परीक्षा 2018 में उस छात्र को इस आधार पर लिपिक की सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था कि वह बेंचमार्क विकलांगता की परिभाषा में नहीं आता है। अब भी न्यायालय का निर्णय क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित बेंचमार्क विकलांगता के अलावा अन्य तरह की विकलांगताओं से प्रभावित लोगों को लिपिक की सुविधा दी जानी चाहिए। बेंचमार्क विकलांगता का मतलब ये है कि भाई दिव्यांगजन जो है अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की विकलांगता के कारण कम से कम 40% प्रभावित होने से है। अगर 40% प्रभावित होता है। अब वहीं सरकार की कुछ गाइडलाइंस की बात करें तो जो न्यायालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, यानी इसको मोजी लिखते हैं, है ना। तो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को व्यापक कुछ गाइडलाइंस कर देते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जो धारा 2S है, दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 2016 की धारा 2S के तहत यह निर्धारित परिभाषा के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी भी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित उम्मीदवार को लिपिक की सुविधा प्रदान करने संबंधी नीतिगत ढांचे को जल्द से जल्द विकसित किया जाए, ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े। वहीं मंत्रालय का निर्देश यह दिया गया कि भाई इस संबंध में प्रक्रिया जो है निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए जाएं, ताकि इसमें से सभी उम्मीदवार चिकित्सा संबंधी जो प्राधिकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिपिक सुविधा का लाभ मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। मतलब ये जो केवल योग्य लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। अधिनियम की धारा 2S के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को परिभाषित किया गया कि इसका मतलब क्या है, इसका आशय एक्चुअल में क्या है। देखो, लंबे समय तक शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमता से प्रभावित व्यक्ति से यह अक्षमता उसे समाज में पूर्ण प्रभावी और भागीदारी से रोकती है। इस वजह से उसको लिपिक की सुविधा दी जाएगी। वहीं अधिनियम में जो तर्कसंगत भागीदारी का सिद्धांत राज्य और निजी पक्षों को एक प्रकार का सकारात्मक दायित्व प्रदान करता है, जैसे कि आरक्षण की बात होती है, ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण प्रभाव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त ऐड सहायता प्रदान की जा सके। वहीं वर्ष 2016 में अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों की एक अधिक समावेशी समावेशी परिभाषा है वो
कॉम्प्रहेंसिवली प्रस्तुत करी गई, जबकि इसमें से विकलांगता के चिकित्सा मॉडल से विकलांगता के सामाजिक मॉडल की ओर परिवर्तन का प्रतीक की बात करी गई। वहीं राइटर्स कैंप की बात करें तो राइटर्स कैंप एक विशिष्ट प्रकार का जो है राइटर्स कैंप एक ये डिस्टोनिया है, एक स्पेशल प्रकार का फोकल डिस्टोनिया है जो कि किसी की उंगलियां, हाथ या बाह की कलाई को ये डायरेक्टली प्रभावित करता है। फोकल डिस्टोनिया मतलब क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, एक न्यूरोलॉजिकल विचार है। इसके तहत मस्तिष्क मांसपेशियों को गलत सूचना भेजता है, जिसमें से मांसपेशियों में अनैच्छिक और अत्यधिक संकुचन होता है। मस्तिष्क के द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल हाथों को विषम मुद्राओं में मोड़ सकते हैं। अब भाई राइटर्स कैंप को एक कार्य विशिष्ट डिस्टोनिया के तौर पे जाना जाता है। यह एक व्यक्ति को केवल तभी प्रभावित करता है जब वह लेखन या टाइपिंग जैसी सुविधा की गतिविधि कर रहा होता है। वही दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम 2016 है, इसको परिभाषित करते हुए ये कहा गया कि भाई इस अधिनियम के तहत विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पे परिभाषित किया गया है। बेंचमार्क विकलांगता अधिनियम के तहत यह मान्यता प्राप्त है कि किसी भी प्रकार की विकलांगता से कम 40% प्रभावित होना चाहिए, कम से कम 40%। देखो प्रकार की बात करें तो अधिनियम के तहत विकलांगों को 7 प्रकारों से बढ़ा करके 21 कर दिए गए हैं। इस अधिनियम के दायरे में मानसिक बीमारी है, ऑटिज्म ठीक है, इसके साथ साथ एक्सपेक्ट्रम है, डिसऑर्डर है, इसमें से सेरेब्रल है, पॉल्सी है, मस्कुलर है, डिस्ट्रॉफी है, जिसमें से क्रॉनिक न्यूरोलॉजी डिस्टरबेंस है, भाषा संबंधी विकार है, थैलेसीमिया है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज है, मल्टीपल जो डिसेबिलिटीज जैसे कि डेथ, ब्लाइंडनेस, एसिड्स अटैक है और पार्किंसंस जो बीमारी है, ये सभी जो है पूर्व के अधिनियम में शामिल नहीं हुआ करते थे एक्चुअल में, लेकिन अब ये शामिल है। इसके अलावा सरकार को किसी अन्य श्रेणी की विकलांगता को सूचित करने के अधिकार भी दिया गया है। अब आरक्षण की अगर हम बात करें तो इसके तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग जो लोग हैं, दिव्यांगजन लोग हैं, इन लोगों के लिए आरक्षण को प्रतिशत यानी 3% से बढ़ा करके 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। वहीं अभिगम्यता की बात करें तो सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजन की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं विनियामक निकाय की बात करते हैं तो भाई जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त निकायों के द्वारा शिकायतें सुनी जाती हैं, उनका निवारण किया जाता है, एजेंसियों के तौर में ये कार्य कर रहे होते हैं। साथ ही वे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पर भी ध्यान देते हैं। अब विशेष निधि की बात करें तो विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय और एक राज्य कोष बनाया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक, चलो अगला है प्रतिष्ठा पर अधिकार वर्सेस गरिमा का अधिकार। थोड़ा सा इस यहाँ पे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रतिष्ठा का अधिकार वर्सेस गरिमा का अधिकार। अब हाल ही में दिल्ली के न्यायालय ने एक पूर्वी केंद्रीय मंत्री द्वारा एक आप देखोगे पत्रकार के खिलाफ उनके ट्वीट्स को लेकर के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। एक्चुअल में इसके पॉइंट्स क्या हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखो न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान की अगर हम बात करते हैं
तो न्यायालय ने कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के बारे में जो संज्ञान लिया है, क्योंकि आरोपी पत्रकार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटना के समय यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण जो तंत्र में कमी थी। अब ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा निर्देश थी, तो उनकी जारी गाइडलाइंस जो उनके गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 यानी द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन वर्कशॉप प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडसल एक्ट 2013 ये लागू करने का पहला मामला था। एक्चुअल में इसमें से निर्देश क्या थे? अगर हम बात करें तो महिलाओं की जीवन की गरिमा के अधिकार की कीमत पर प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, अगेन बोल रहा हूं मैं, इसमें से महिलाओं के जीवन और गरिमा के अधिकार, जीवन और गरिमा के अधिकार की कीमत प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब इस कीमत पर जो प्रतिष्ठा का अधिकार है, प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती। एक्चुअल में प्रतिष्ठा के अधिकार से तात्पर्य क्या है? देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 यानी आईपीसी 1860 की धारा सेक्शन यानी 499 आपराधिक मानहानि का मतलब ये है कि भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। भाषण या फिर मान लो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। अब इसमें से जो है, तो जो आईपीसी यानी 1860 आईपीसी 499 के अंतर्गत जो आपराधिक मानहानि का मतलब ये है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक हितों को जनता के साझा मूल्यों के आधार पर प्रतिष्ठित करने पे सेवा प्रदान की जाए। अब जीवन के अधिकार की वही अगर हम बात करें तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 21 है। वहीं यह भी इंश्योर किया जाएगा कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के तौर पे प्रदान करी जाएगी। अब एक केस आपको जो मैंने आपको ऑलरेडी सभी केस बता दिया था, जो मेनका गांधी केस 1978 में, आप देखो भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया गया और यह माना गया कि सीधे मान लो कि जो ये प्रतिष्ठा के अधिकार में जैसे जीने का अधिकार केवल शारीरिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसको बहुत एक्सपेंड किया गया है, इसको कॉम्प्रहेंड किया गया है। महिला को अपनी पसंद के किसी भी मंच पर दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का प्रॉपर अधिकार है। एक्चुअल में है क्या मानहानि? अगर हम बात करें तो भारत में मानहानि जो है एक सिविल दोष है, ये सिविल रॉन्ग है। इसके अंतर्गत आपराधिक कृत्य भी हो सकता है, ठीक है, यानी ये दोनों हो सकते हैं, ये सिविल हो सकता है, आपराधिक भी हो सकता है। इन दोनों के मध्य अंतर इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित है। सिविल जो है, सिविल दोष के अंतर्गत मुआवजे के माध्यम से किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है, कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है, जबकि मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी भी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित कर दूसरे लोगों को ऐसा न करने के लिए संदेश देने की भी वकालत की जाती है। मानहानि संबंधी एक्चुअल में कानून क्या है? देखो, भारतीय कानूनों में आपराधिक मानहानि का विशेष तौर से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध के तौर पर परिभाषित किया गया है कि यह भाई अपराध है, जबकि नागरिक मानहानि जो है अपकृत्य कानून यानी कानून का एक क्षेत्र जो कि गलतियों को परिभाषित करने के लिए अन्य कानूनों पर निर्भर नहीं होता है, तो लेकिन इसके गलत तरीके से परिभाषित करने वाले मामलों पे संज्ञान लेता है और इस पे जो है वो बेस्ड होता है।
नहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 कहती है कि जो कोई भी बोले गए या पढ़े गए मतलब कोई भी अगर व्यक्ति बोल के बोलता है या पढ़ के, तो बोले गए या पढ़े जाने का आशय जो है, मान लो कि ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति बोल के बोल रहा है या कोई पढ़ के, तो इसका आशय जो है इस शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा जो कि है दृश्य रूपाणु की किसी भी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना या प्रकाशित करना, या उस व्यक्ति की ख्याति को जो फेमस है उसको क्या करना, पॉपुलैरिटी को डिक्लाइन करना, कम करना, क्षति पहुंचाना, या विश्वास करने का कारण रखते हुए भी ऐसे लांछन लगाना, प्रकाशित करना जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचे, और तत्पश्चात जो अपवादित दशाओं की सिवा उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि, ये कहलाएगा कि भाई उस व्यक्ति का ये मानहानि है। ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं तो धारा 499 कहती है कि सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। अगर वह सत्य होता है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। यह बात लोक कल्याण के लिए है या ना कि ये तथ्य का प्रश्न है। वहीं दंड की बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए 2 वर्ष तक का साधारण कारावास, जुर्माना और दोनों को एक साथ लगाने का भी प्रावधान किया गया है। वैलिडिटी क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 के सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस भारत संघ मामले में आपराधिक मानहानि कानून की संवैधानिकता वैधता को उनने बरकरार रखा था, रिस्टोर किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही इसमें निकल के आता है कि भाई जो प्रतिष्ठा और गरिमा के अधिकार, तो पहले गरिमा के अधिकार को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है और एक्चुअल में मानहानि को अपने समझ। देखो, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम राज्य स्थापना दिवस। देखो, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य के 35वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। मिजोरम भारतीय संघ के 53वें संशोधन वर्ष 1968 के अंतर्गत फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बन गया। इसी तरह भारतीय संविधान के 55वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1986 के माध्यम पे ही अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को ही भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। तो ये पूछा जाता है, तो जो है 23वां राज्य किसे बनाया गया भी? 23वां राज्य जो है मिजोरम को और 24वां राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश को, ध्यान रखना। ओके, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, बाकी ये नहीं बताऊंगा कितने क्या राष्ट्र है, थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुन लो। देखो, तो ये मिजोरम है, ये मिजो पर्वतीय क्षेत्र में यानी स्वतंत्रता के समय असम के भीतर एक लुसाई हिल्स है, तो लुसाई हिल्स जिला बन गया। आगे चल करके 1954 में इसका नाम चेंज किया गया। असम का मिजो हिल्स जिला, इसको लुसाई हिल्स था, तो असम का मिजो कर दिया गया, मिजो हिल्स कर दिया गया। मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी MNF ये जो नरमपंथियों के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार जो ये MNF है, इनके बीच समझौता ज्ञापन मिजोरम शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद 1986 में केंद्र शासित प्रदेश जो है मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी जो है 2 राज्यों से, मिजोरम की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 2 देशों से, राज्यों से नहीं, एक तो म्यांमार से और जो दूसरी है बांग्लादेश से शेयर होती है, बांग्लादेश से शेयर होती है। राज्य सीमा की बात करें तो देखो, त्रिपुरा उत्तर पश्चिम, असम उत्तर, मणिपुर उत्तर पूर्व और जनसंख्या मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी करीब आप देखोगे तो वही की 40 लाख के आसपास है।
वहीं लिंग अनुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुष पर इसमें से 975 महिला हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 943 हैं, और राज्य की साक्षरता दर है सो 91 साक्षरता दर, ध्यान रखिएगा, ये 58% है। राष्ट्रीय स्तर पर यही 74% है। जैव विविधता के आधार पे भारत वन की स्थिति रिपोर्ट जो ISFR है, तो 2019 के अनुसार मिजोरम में वनावरण जो है 85.4% देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पाया गया है। राजकीय पशु यहाँ का शीरो, राजकीय पशु जो है मिजोरम का शीरो है, शीरो इसका राजकीय पक्षी है। ये पक्षी कहाँ है, ये तो पशु है, सॉरी ये पशु है, अगेन सॉरी, शीरो, ठीक है। मैं अभी पक्षी बताता हूँ, ये पशु है, पक्षी नहीं है, ठीक है। देखो जो पक्षी है, राजकीय पक्षी, धारीदार पूंछ वाला तीतर, ये यूपी में भी खूब हर जगह पाया जाता है, यूपी राजस्थान। जो तीतर, अपने तीतुर कहीं कहीं लोकल की भाषा में बोलते हैं तीतुर, वो तीतर है, ये राजकीय पक्षी, धारीदार इसमें से पूंछ वाला तीतर, ठीक है। इसको ह्यूम तीतर भी कहा जाता है। संरक्षित क्षेत्र में तो डंपा टाइगर रिजर्व ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ी सी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये ना संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है, उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से देखो डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा है मुरलेन टाइगर रिजर्व, मुरलेन टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा फवंगफुई राष्ट्रीय उद्यान, फवंगफुई, यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसको खासकर लिखा जाता है टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये जो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भी है, फवंगफुई राष्ट्रीय उद्यान, फवंगफुई राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। अगला इसमें से है नेंगेंगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य, तवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। जनजातियों की बात करें तो भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में मिजोरम में जनजातीय आबादी का जो परसेंटेज है वो सबसे अधिक है। जनजातीय आबादी, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनजातीय आबादी का परसेंटेज मिजोरम में सबसे अधिक, ठीक है। इसके साथ साथ मिजो समुदाय में 5 प्रमुख और 11 गौड़ जनजातियां हैं, जिन्हें सामूहिक तौर से अवजिया, इनको सामूहिक तौर से अवजिया कहा जाता है। ये वर्ड से आप वर्ड ही पूछ लिया जाता है, ये किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो अवजिया ये किससे संबंधित है, तो मिजोरम में 5 प्रमुख जो जनजाति समूह हैं और 11 जो गौड़ जनजाति समूह, तो इनको अवजिया, इन 5 प्रमुख जनजातियों में अगर हम बात करें तो लोसाई, रातले, हमार, पाहिते, पावी, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। 5 जनजातियों में मैंने आपको बताया जो प्रमुख हैं। मिजो एक कृषि प्रधान समुदाय है। इस समुदाय के लोग जो है झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन, झूम तो समझते हो, तो इसकी प्रणाली को अपनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बोले त्योहार और नृत्य की, तो मिजो समुदाय के 2 प्रमुख फेस्टिवल्स हैं। एक मिमकुट, जो मिमकुट चपचारकुट, इसमें से आप देखोगे फेस्टिवल्स है, बहुत पॉपुलर है मिमकुट, और दूसरा जो है चपचारकुट जो है आप देखोगे ये बसंत ऋतु का एक फेस्टिवल है, जो कि झूम कृषि के लिए जंगल की सफाई के कार्य पूरा होने के बाद इसको मनाया जाता है, और ये मिजोरम का सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है चपचारकुट। वहीं जो मिमकुट है, मिमकुट या मक्का त्योहार, इसको अगस्त या सितंबर के दौरान मनाया जाता है। मक्के की कटाई के बाद ये जो है मिमकुट मनाया जाता है। अब देखो कि मिजो के सबसे रंग बिरंगे और विशिष्ट नृत्य में एक चेरो कहा जाता है, सबसे एक विशिष्ट स्पेशल प्रकार का ये नृत्य है चेरो। क्या भाई, चेरो, ध्यान रखना।
और इस नृत्य के लिए सबसे लंबी बांस की सीढ़ी, बांस जो होता है ना, तो बांस की एक सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कई लोग इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? बांस नृत्य भी कहते हैं। तो आपने ये मीजो के बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज थी, जो सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसी तरह थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के भी बारे में देख लेते हैं, है ना। और बाकी मैंने स्थापना और ये सारा सब कुछ बताया ही ऑलरेडी। अरुणाचल प्रदेश, ये भी थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखने का प्रयास करो। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, आपने सुना होगा, नेफा सुने हैं ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के तौर पे माना जाता था। वही 20 जनवरी 1972 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसका नाम बदल करके जो है अरुणाचल प्रदेश रखा गया। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन है ये 1987 असम से अलग एक पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब इसे दिया गया। फिर पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, यानी वेस्ट में भूटान से, किससे भाई? भूटान से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसके उत्तर में चीन का तिब्बती जो पहाड़ है, तिब्बती क्षेत्र मिलता है। चीन का तिब्बती, ध्यान रखना, तिब्बती क्षेत्र। वहीं इसके दक्षिण पूर्वी भाग में नागालैंड और म्यांमार पड़ता है। इसके दक्षिण में नागालैंड और म्यांमार, भाई म्यांमार पड़ता है। जबकि दक्षिण पश्चिमी भाग में असम, दक्षिण पश्चिमी भाग में असम पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, आबादी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जो है, अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है। और राज्य की कुल सामान्यतः साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 65.38, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 72 और महिला साक्षरता दर 57। राज्य का लैंगिक अनुपात 1000 पुरुषों में से 938 महिलाएं हैं और राष्ट्रीय लैंगिक जो है वो 943 है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात है। इन राज्यों में 26 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। इसमें से लगभग 100 से अधिक उपजातियां भी हैं, जिनमें से कई जनजातियों की पहचान नहीं की गई है। और इस राज्य की लगभग 65% जनसंख्या वो आदिवासी है। व्यवसाय की बात करें तो इस राज्य की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि, मुख्य तौर से झूम खेती पे डिपेंडेंट है, निर्भर हैं। और अन्य नगदी फसलें जैसे कि आलू की भी खेती ये करते हैं, ये कैश क्रॉप है। ठीक है, वहीं बागवानी फसलें जो है हॉर्टिकल्चर से संबंधित, अनानास की बात कर लें, सेब, संतरा, इनकी खेती करी जाती है। और देखो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें से राजकीय पशु मिशन जो है, जिसे कि गयाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ राजकीय इनका पशु है मिथुन। ठीक है, इसको गयाल नाम से जाना जाता है। इनका जो राजकीय पक्षी है वो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल। और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इसी राज्य में जो बहुत पॉपुलर है वो यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें से कुछ संरक्षित रिजर्व्ड एरियाज हैं, जैसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत पॉपुलर है। दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क, ये भी बहुत पॉपुलर है। रेसा ऑर्किड अभ्यारण्य और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अगेन पॉपुलर। और जो है एक है पक्के बाघ अभ्यारण्य। अरुणाचल के आदिवासी अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति समूहों में जो मोनपा सबसे इंपॉर्टेंट है, निसी, अपतानी, ध्यान रखना, ये वहां के आदिवासी समूह हैं। और ये कई बार जब पूछे जाते हैं तो आप इसमें से नहीं कर पाते हैं। अपतानी, नोक्टे, शेरडू कपेन, ये शामिल हैं। जो मोखपा है, इन्हें पूर्वोत्तर एकमात्र जो खानाबदोश जनजाति के तौर पे जाना जाता है। और ये पश्चिम कामेंग तमांग जिलों में रहते हैं। ये मुख्य तौर से बौद्ध हैं जो कि महायान संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। वहीं जो अपतानी हैं, प्रमुख हैं, इनमें ये पूर्व आर्य मान्यताओं को मानते रहे हैं। जैसे कि उनके द्वारा जो की जाने वाली पेड़, चट्टानों, पौधे, जो नेचुरलिज्म है उसका स्पष्ट तौर से पूजा करते हैं। मुख्य तौर से बांस की खेती करते हैं। अगला है नोक्टे, ये अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले में निवास करते हैं। थेरवाद जो बौद्ध धर्म है वो जीववाद का पालन करते हैं।
शेरडुकपेन यह एक छोटा आदिवासी समूह है। यह समूह अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रगतिशील जो है जनजातियों में से एक है। लोग कृषि, मछली पालन और पशुपालन का भी अगर हम बात करते हैं तो कार्य करते हैं। हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, लेकिन इनकी अधिकांश प्रथाएं अभी भी जो पूर्व बौद्ध धर्म और जो है जीववादी हैं देखने को मिलती हैं। निसी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक जनजाति है, यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है और ये लोग मुख्य तौर से झूम खेती में मतलब विश्वास करते हैं। चावल, बाजरा, ककड़ी इसका उत्पादन कर, ठीक है। तो ये आपने अरुणाचल प्रदेश के डिटेल में, जो कि मिजो और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मैंने डिटेल में समझा। असहमति का अधिकार क्या है भाई, थोड़ी सी ये देखो, असहमति का अधिकार, ठीक है। देखो भाई, असहमति का अधिकार, इसका मतलब क्या है? यह एक गैर जो है समझौताकारी दर्शन या फिर मनोभाव या किसी भी प्रचलित विचार, जैसे कि सरकार की नीतियां या किसी भी सत्ता या संस्था, जैसे कि एक व्यक्ति या राजनीतिक दल जो कि किसी अन्य नीतियों का समर्थन करता है और उसके जो प्रति विरोध प्रकट करने में। वहीं कुछ राजनीतिक प्रणालियों में असहमति को औपचारिक तौर से राजनीतिक प्रतिरोध के माध्यम के तौर पर से व्यक्त किया जाता है, जबकि दमनकारी राजनीतिक शासन व्यवस्था द्वारा किसी भी प्रकार की असहमति को प्रबंधित निषिद्ध किया जाता है। इसमें से असहमति का दमन और सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ में असहमति को जो है प्रायः दो अवधारणाओं और समालोचनात्मक चिंतन, जो क्रिटिकल थिंकिंग और सहिष्णु से भी जोड़कर में से देख सकते हैं। एक्चुअल में भाई असहमति प्रभावी तर्क वितर्क का एक शक्तिशाली स्रोत है। इसमें से जो स्वयंमेव और एक राष्ट्र या राज्य की जो है संस्थाओं या उसकी कार्यवाहियों के साथ किसी भी समाज के रीति रिवाज या प्रथाओं की वैधता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। धार्मिक प्रथाओं को लेकर के व्यक्त असहमति के प्रति सहिष्णुता किसी भी राज्य के भीतर समावेशन और सहमति के दायरे का विस्तार करने के महत्वपूर्ण साधन है। असहमति के अधिकार के महत्व की बात करें तो लोकतंत्र की आधारशिला जो है, लोकतंत्र को शासन के सर्वाधिक स्वीकार्य जो पद्धति के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि यह एक नागरिक को पीड़ित होने के भय के बिना असहमति प्रकट करने का अधिकार देता है, जबकि ऐसी असहमति किसी भी अमानवीय या असंवैधानिक कार्यवाही का कारण भी नहीं बनती है। और असहमति का अधिकार संविधान में जो है निर्दिष्ट वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है। जो लोकतंत्र में असहमति के महत्व को रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असहमति वस्तुतः लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है। विरोध प्रदर्शन किसी भी जो प्रगतिशील लोकतंत्र के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में एक इम्पॉर्टेंट निर्वहन करता है। और मैं बता दूं कि गांधी जी, नेल्सन मंडेला, अभी तो हमने कुछ दिन पहले गांधी जी की जयंती भी मनाई है, मार्टिन लूथर किंग, तो इनने शांतिपूर्ण जो है विरोध प्रतिरोध इसके माध्यम से देशों के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने में आमूलचूल परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण दिशा दी है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक मौलिक मानवीय गुण के तौर पे असहमति, तो एक दूसरे से असहमत होना ये एक मूलभूत क्या है, ये गुण है। जरूरी नहीं आप किसी व्यक्ति से सहमत ही हो। कई जो दार्शनिक फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, उन्हें यह तर्क दिया कि एक बालक सार्थक तौर से स्वयं की भावना को तभी ग्रहण करता है जब उससे मान लो उससे मैं और मेरा की अवधारणा का बोध होता है। इसके अलावा जब पहली बार मान लो कि पहली बार नहीं कहना प्रारंभ करता है, तब उसे आत्म विकास के अधिकारों का विकास के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तौर पे हमारा समाज राष्ट्र असहमति को ग्रहण करता है, उससे हमें एक सशक्त पहचान प्राप्त होती है। असहमति से ज्ञान का सृजन होता है। कैसे? असहमति ज्ञान, नवीन ज्ञान और नई समझ के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। वहीं विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुई जो प्रगति असहमति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में हुआ विकास वस्तुतः दूसरे के विचारों को दोष ढूंढने में ही ये संभव हो सका है। इसमें से नवीन ज्ञान का विकास हुआ, इसलिए बुद्ध और महावीर के बारे में कहा गया है कि वे पहले भिन्न मतावलंबी थे और इसके बाद वो दार्शनिक थे।
असहमति के अधिकार से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय की बात करें तो मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ 1978, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाक और अभिव्यक्ति की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है भाई। ये न्यायालय ने यह भी कहा कि जो सूचना एकत्र करना न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपनी विचारों का विनिमय करने पर प्रत्येक व्यक्ति का जो ये एक नागरिक अधिकार है। वहीं श्रेया सिंघल का एक केस आता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में। ये एक ऐतिहासिक निर्णय, लैंडमार्क निर्णय होता है, बेंचमार्क निर्णय होता है। इसमें आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा आधारभूत मूल्य है जो हमारी यानी जो हमारी जो संवैधानिकता है, संवैधानिकता को दर्शाता है और उसके तहत ये योजना का एक सर्वोपरि है। असहमति के अधिकार की सुरक्षा को लेकर के विधिक संरचना में सुधार की जरूरत है, जिससे सरकार को उन सभी विधियों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करना चाहिए जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और उन्हें अपराध की श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी विधियों जो कानूनों को निरस्त या संशोधित करने या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और संधियों में भारत द्वारा व्यक्त दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील बनाना, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है वह अनुचित और अप्रासंगिक मामले को दर्ज न करे। वहीं न्यायाधीश से विशेष तौर से निचली अदालतों को शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति मानकों के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे वाक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले मामलों को खारिज कर सकें। तो असहमति के अधिकार में इतनी सारी चीजें देख लिया है। इसमें से कुछ और विचार हैं जैसे गैलीलियो गैलीली, जॉन मिल्टन और अब्राहम लिंकन। आपको मैं बता दूं कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मानव को परमात्मा से जोड़ने वाला यदि कुछ है तो वह है अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहने का एक साहस, भले ही सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया हो। तो असहमति का मतलब ये कतई नहीं है, अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति ने अपना फैसला सुनाया, आप उससे असहमत हैं, ठीक है, तो आपको उसमें अलग स्टैंड हो सकता है, अब्राहम लिंकन कहते हैं। वहीं मुझे सभी स्वतंत्रताओं से परे जो है सूचित होने, बोलने और अंतःकरण के अनुसार स्वतंत्र तर्क करने के लिए स्वतंत्रता दो, ये जॉन मिल्टन। विज्ञान के तर्कानुसार हजारों व्यक्तियों पर शासन करने वाले जो प्राधिकरण का विचार एक अकेले व्यक्ति के जो है यानी विनम्र तर्क जितना की मूल्यवान नहीं होता, गैलीलियो कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट जो है ये जून में चल रहे हैं, मतलब जून 2021, और हम 22 की भी कुछ 22 की कह रहा हूँ कि ये जुलाई की कुछ चीजें देख लेंगे, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में एक संरचनात्मक मुद्दा आया था, और इस लेक्चर के साथ हमारा जो पॉलिटी है वो खत्म हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के संरचनात्मक मुद्दे देखो भाई, रिसेंटली जो पुडुचेरी विधानसभा के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, याद होगा आपको, और यह विधानसभा के सदस्यों द्वारा इस्तीफा देने के एक परिचित पैटर्न को भी दर्शाया। इस तरह के इस्तीफे सदन में जो सत्ताधारी दल के बहुमत को अचानक से कम कर देते हैं, जो आगे चलकर सरकार गिरने का कारण बन जाता है। तो इस पैटर्न के पीछे मंशा यह है कि किसी भी दल बदलने वाले विधायक को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के संकट का सामना न करना पड़े। सामान्य तौर पर इस प्रकार के इस्तीफे ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के सत्तारूढ़ दलों से होते हैं जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दलों के विरोधी होते हैं। हालांकि यह एकमात्र तरीका नहीं है जिसके माध्यम से कि जो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को कमजोर किया जाता है, और ऐसे कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है जो कि भारतीय संघ की इकाइयों को आप देखो कि केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरी की संरचनात्मकता को दर्शाते हैं और उसको कमजोर करते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की संरचनात्मक कमजोरी भी, जैसे कि विधानमंडल की जो संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A को यहाँ मूल रूप से 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका का गठन करने में सक्षम बनाना था।
साथ ही इस कानून संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों में 50% से अधिक जो है मनोनीत सदस्यों के साथ विधायिका का गठन किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद भी यह प्रश्न बना रहेगा कि एक मनोनीत सदस्यों की प्रधानता वाला सदन प्रतिनिधि लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा दे सकेगा। तो नामांकन से जुड़े मुद्दे आते हैं और संघ क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के अंतर्गत पुडुचेरी के लिए 33 सदस्यीय सदन का प्रावधान किया गया है। इसमें से 3 सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और इसलिए जब केंद्र सरकार ने पुडुचेरी सरकार से परामर्श लिए बगैर 3 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत किया तो केंद्र सरकार के इस निर्णय को अदालत में इसे चैलेंज भी किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने के लक्ष्मी नारायण वर्सेस भारत संघ 2019 के मामले में कहा कि केंद्र सरकार को विधानसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के समान ही वोट देने का राइट्स भी है। अभी नामांकन और मनमानी की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए मनोनयन का प्रावधान अनुच्छेद 80 के तहत, परंतु इस अनुच्छेद के तहत उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है जिनसे जुड़े लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। हालांकि पुडुचेरी विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्यों का मनोनयन के मामले में अनुच्छेद 239A और संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के अंतर्गत और 1963 के अंतर्गत ऐसी किसी भी अनिवार्य योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है जो उसमें से इसे नकारती हो। इसके साथ आप देखोगे इसके कारण यह कानून केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सदस्यों के मनोनयन, प्रशासक की शक्ति की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों को उसकी आवश्यकता स्वायत्तता के लिए कभी भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी गई है। ऐसे में प्रशासक उपराज्यपाल में निहित शक्ति और जो विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचित सरकार की शक्तियों के बीच समय समय पर संघर्ष तनाव देखने को मिलता है, तो ये इशू आता है। इसके साथ साथ अधिकार और क्षेत्र पर ओवरलैपिंग का भी मामला दिखता है कि भाई संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी के लिए एक मंत्रिमंडल के साथ साथ विधानसभा की व्यवस्था करी गई है। हालांकि पुडुचेरी की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार और पुडुचेरी का उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एमओसी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सहायता और सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इसके अधिकार की ओवरलैपिंग कंटिन्यूअसली होती है, जो कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचित सरकार के बीच एक संघर्ष का कारण भी बनाता है। सहकारी जो संघवाद है इसका अनुसरण करने की बात करी जाती है। वाशिंगटन डीसी मॉडल पर विचार, ये थोड़ी सी मैं बता देता हूं, और आवश्यक और सुधार। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सहकारी संघवाद का अनुसरण करना। सहकारी संघवाद एक्चुअल में है क्या? देखो, दिल्ली सरकार वर्सेस भारत संघ 2019 का मामला आता है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक जो पीठ ने कहा कि भी प्रशासक जो उपराज्यपाल है इसको केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेदों को दूर करने और सभी संभावित विकल्पों के विफल रहने के बाद भी इसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि सरकारों के द्वारा इस निर्णय का पालन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का अनुसरण करने की जरूरत है, तो यह सहकारी संघवाद का अनुसरण है। वही अगर हम वाशिंगटन डीसी मॉडल पर हम विचार करें तो भाई भारत सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच प्रशासनिक बंटवारे का मॉडल अनुकरण कर सकता है। वाशिंगटन डीसी लागू ये जो मॉडल है, तो इस मॉडल के तहत केवल सामाजिक तौर से अब देखोगे यानी जो है ऐसे समझो कि वाशिंगटन जो डीसी मॉडल कहता है इसके तहत जो है यानी स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण एरिया और इमारतें संघीय सरकार को जो संघीय सरकार के प्रभावी ये कंट्रोल में रहेंगी। शेष जो एरिया है प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाशिंगटन डीसी राज्य के पास रहेगा। इसे देखते हुए राजनीतिक संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे कि सामरिक महत्व के संस्थानों केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे और इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो है वो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो उन सरकारों के अधीन रहेंगे। वहीं आवश्यकता है इसमें सुधार की कि केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में जो प्रभावी स्वायत्तता ऑटोनॉमी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की जरूरत है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए।
एक ये मुद्दा। अब पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को लेकर के, तो देखो ये इसी से संबंधित मैंने मामला बताया है, राष्ट्रपति मतलब जो पुडुचेरी में अनरेस्ट हो गया था पॉलिटिकल, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं, और राष्ट्रपति शासन तो आप बाकी जानते ही हो, इसका बहुत दुरुपयोग होता रहा है, बाकी मैं पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट मामला और एक दो चीज और रह गई है, एक 10वीं अनुसूची की समीक्षा की आवश्यकता। 10वीं अनुसूची की समीक्षा ये है क्या, इसे जरा देखो। अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो रिसेंटली पुडुचेरी विधानसभा में विधायकों के इस्तीफे ने फिर से दल बदल विरोधी जो कानून है इसकी विसंगति को उजागर किया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी तरह किसी भी विधायक को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ सकता। राजनीतिक दल बदल की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से 1985 में दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची के तौर पर संविधान में शामिल किया गया था। अब भाई दल बदल विरोधी कानून को प्राथमिक उद्देश्य है कि सरकारों को स्थिरता प्रदान करना, कि सरकारों को स्टेबिलिटी दे। हालांकि इस कानून ने पार्टी के प्रति जो विधायकों की जवाबदेहिता को भी सीमित किया है, ऐसा नहीं है, साथ ही ये सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करने में विफल रही है जो इसका उद्देश्य था। एक्चुअल में जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दों की बात करें तो निर्विवाद प्रतिनिधि लोकतंत्र सामान्यतः विधायकों सदस्यों की मतदाताओं के एजेंट के तौर पे जनहित के विभिन्न मुद्दों पे अपने निर्णय पर जो प्रयोग करने हेतु व्यापक तौर से स्वीकृत दो भूमिकाएं होती हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून लागू करने के बाद संसद विधायकों को आवश्यक तौर से पार्टी के निर्देश का पालन करना पड़ता है, जो कि किसी भी मुद्दे पर उसकी स्वयं की मौलिकता प्रकट करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इस प्रकार की व्यवस्था प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय विधायिका का सदस्य होने के बजाय केवल राजनीतिक दल के एजेंट के तौर पर रूपांतरित करता है। इस प्रकार यह प्रावधान जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा के विरुद्ध रहा है। वहीं विधायी कानून विधायिका की शक्तियों को सीमित करना दल बदल के विरोधी अधिनियम को एक महत्वपूर्ण परिणाम भी रहा है। इसकी वजह से जो नीति निर्माण, बजट, जांच और निर्णयों में संसद की जो मुख्य भूमिका केवल पार्टी के समर्थन या विरोध करने के लिए एक वोट तक सीमित रह जाती है। संसदीय लोकतंत्र को रेखांकित करना संविधान का जो है, यानी मतलब संविधान का आप देखोगे कि प्रारूप प्रस्तुत करते समय डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा, कि सरकार के जो राष्ट्रपति अध्यक्षीय संसदीय शासन स्वरूपों में विवाद को रेखांकित करते हुए उन्होंने कुछ चीजों को सुझाया था कि वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति को उच्च स्थायित्व और कम जवाबदेही के साथ 4 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है और केवल महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो हम इसको लेकर के ज्यादा बहुत वो नहीं थे, मतलब हमारा जो ये राष्ट्रपति शासन है, जब मैं आपको कोर पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें से कि जो राष्ट्रपति शासन और अपने हम शासन व्यवस्था से इसको कंपेयर करने का प्रयास भी करेंगे एक्चुअल में। लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं उनके अनुसार राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन है तो उनके बीच मतभेदों को उन्होंने कुछ रेखांकित किया। यही मतभेद थे, वो यही इस बात को दर्शा रहे थे। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार अधिक जवाबदेह होती है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और लोकसभा में विश्वास की जो आप देखोगे लोकसभा में जो हमारा जो लोअर हाउस है तो उसमें अविश्वास की स्थिति में सरकार को सदन से हटाया भी जा सकेगा। भारत में विधायकों की जो विधायक है उनकी जवाबदेही मुख्य तौर से राजनीतिक पार्टी तक सीमित रही है। इस प्रकार दल बदल विरोधी कानून अधिनियम लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम करता है। तो ये भी बातें कही गई हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची की समीक्षा के साथ साथ इसमें से एक और मामला आता है सीबीआई निदेशक की नियुक्ति। ये भी चर्चा में था और ये हमारा जितना भी है सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जो सीबीआई के निदेशक थे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति, देखो भाई सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई। सीबीआई के निदेशक को वर्ष 1946 के दिल्ली पुलिस स्थापना यानी DSPE अधिनियम की धारा 4A के अकॉर्डिंग नियुक्त किया जाता है। इसकी धारा यानी
TSPE एक्ट की धारा सेक्शन 4A के अकॉर्डिंग नियुक्त किया जाता है। अब देखो भाई, सीबीआई के निदेशक, जो सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक के तौर पे किया जाता है, जो मतलब इनका निदेशक जो होते हैं नेतृत्व करते हैं। डीएसपीई के तहत पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे सीबीआई का निदेशक संगठन के प्रशासन और जो मतलब प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में अधीक्षण की शक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होता है। सीबीआई के निदेशक को सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत यानी 2003 जो सीबीसी अधिनियम था, तो 2 वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा भी प्रदान करी गई है। नियुक्ति की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया और सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार सीबीआई के निदेशक को 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करेगी, जिसमें से प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के जो शामिल होंगे, मतलब या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश जो उनके द्वारा नामित हों सीबीआई के द्वारा। वहीं बाद में दिल्ली पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 में सीबीआई की निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कुछ संरचना में बदलाव किया गया। इसमें कहा गया कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता उस समिति का सदस्य होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। सीबीआई कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के प्रशासनिक कंट्रोल में आता है। डीओपीटी ही कंट्रोल करता है। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण संस्थानम समिति 1962 से 64 द्वारा की गई थी। सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 1946 में अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग लोकपाल की भी सहायता प्रदान करता है। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी जो कि इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। अब भाई यह नियमित जो है, अगर हम बात करें तो यह नियमित नियुक्ति के बजाय सरकार के हाल ही में जो आंतरिक कार्यवाहक सीबीआई के निदेशक रहे हैं 1946 के डीएसपी अधिनियम की जो वैधानिक योजना के कार्यकारी आदेश के माध्यम से अंतरिम नियुक्ति की परिकल्पना नहीं की गई थी। प्रमुख जांच एजेंसियों को कार्यकारी और राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव से बाहर स्वतंत्र तौर से इसको कार्य करने की जरूरत है। इसमें से यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। सीबीआई निदेशक के चयन की जो प्रक्रिया है वर्तमान निदेशक की सेवानिवृत्ति से 1 या 2 महीने पूरी हो जाए, तो ये सारी चीजें को लेकर के एक बात मतलब की गई है। हालांकि सीबीआई या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमेशा से इस पे आरोप लगते रहे हैं। कभी कोई इसे पिंजरे में बंद तोता, मतलब कोई क्या कि सुप्रीम कोर्ट या कभी कोई दूसरे इसे उपनामों से, उपनाम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इसके पेट नेम से दर्शाने की बात करती है। हमेशा से जो सत्ता दल पे आरोप लगाया जाता है कि जो सीबीआई है, सीबीआई का जो प्रयोग है वो प्रॉपरली जो विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है, तो इसमें से काफी बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, काफी सुधार की जरूरत है। ठीक है, जैसे एनआईए या फिर बहुत सारी एजेंसी हैं, ईडी, ये सब सारी एजेंसियों पे लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं तो जो एनालिसिस यानी रिसर्च पर जो बेस्ड हैं, तो इन पे आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सारा मामला है आपने ये सारी चीजें देख ली है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। हमने पूरा जुलाई में जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, जितना भी मैटर था, हमने इसे पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, यानी जुलाई 2021 तक। अगर आप चाहो तो एक मैटर को मैं थोड़ा सा आपके साथ और साझा कर ही लेता हूँ। ये अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखो, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने जो सीमित सदस्य के लिए अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने चेक बाउंस अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों की जो पेंडेंसी की समस्या है, तो इसको हल करने के लिए एक समिति का गठन किया था और उसने सुझाव दिया था।
देखो, सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्ताव है कि न्यायालय के जो परिक्राम में लिखित अधिनियम 2018 की धारा 138 है, 2018 की धारा 138 138 के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का सुझाव दिया है। अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत सरकार के पास संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की भी शक्ति है, जिसमें से चेक से संबंधित जो परिक्राम में लिखित अधिनियम भी शामिल हैं। अनुच्छेद 247 से अनुच्छेद जो है संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी भी मौजूदा कानूनों से बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति देता है। अस्वीकृत चेक मामलों की पेंडेंसी को लेकर के चेक बाउंस हो जाए या अस्वीकृत चेक के मामलों की पेंडेंसी ट्रायल कोर्ट में 30% से 40% बैकलॉग के लिए उत्तरदायी है। साथ ही उच्च न्यायालयों में ऐसे मामलों की बड़ी संख्या भी लंबित है। परिक्राम में लिखित की बात करें तो ये एक प्रकार के यानी हस्ताक्षरित दस्तावेज होते हैं जिसकी वजह से जिनके तहत किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि के भुगतान का वादा किया जाता है। यह हस्तांतरण योग्य होने या फिर यानी कि धारक को नकदी के तौर पर धन लेने या देने लेन देन के उपयुक्त तरीके या उनकी पसंद के अनुसार इनका उपयोग करने की अनुमति देते हैं। वहीं प्रतिज्ञा पत्र जो प्रॉमिसनरी नोट्स, बिल या चेक आदि का जो है परिक्राम में लिखित के तौर पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। ये सारी चीजें इसमें से बात करी गई है। सुधार की बात करी गई है, कार्य दिवसों की संख्या में इसको वृद्धि करी जाए। कानूनी कार्यप्रणाली जो प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारतीय न्यायालय और न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। न्यायालय में दक्षता सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोडक्ट्स के जो मोड प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड और कई चरणों में इसको से संरक्षित करने की बात करी गई है। बेहतर न्यायालय प्रबंधन 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए पेशेवर न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायालय प्रबंधक जो समकक्ष पेशेवर वर्तमान पे परिदृश्य के अंतर्गत ये क्या है, बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं। और न्याय वितरण में तभी सुधार आ सकता है जब न्यायालय अपने प्रशासन में पेशेवर की सहायता स्वीकार करे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चेक से संबंधित कुछ सुधारों के रेफरेंस में कुछ बात करी गई है। देखो, न्यायालय के मामलों में जो पेंडेंसी के मामले हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, थोड़ी सी ये बता दूं क्योंकि इकोनॉमी पढ़ाता हूं तो ये मैंने आपको, हालांकि जो कोर इकोनॉमी है तो उसमें पढ़ाऊंगा ही। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार न्यायिक प्रणाली में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, खासकर जिला और अधीनस्थ अदालतों में। और पेंडिंग मामलों में लगभग 87.54% मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। वहीं 64% से अधिक मामले 1 वर्ष से अधिक समय में से लंबित हैं। वहीं 2018 में भारतीय जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए औसत निपटान समय यूरोपीय परिषद के सदस्यों की तुलना में क्रमशः 4.4 से 6 गुना अधिक था। निचली अदालतों में महज 2279, उच्च न्यायालयों में 93 और सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक अतिरिक्त पद के साथ 100% निपटान दर की जा सकती है। ठीक है, ये मामले हैं। सुधार तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। तो अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी जा रही है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, मैंने एक चीज आपको यहाँ पे बताया कि भाई जितना भी पॉसिबिलिटीज थी, हमने पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स पॉलिटी का खास करके डिस्कस कर लिया है। और इसमें से जितने भी केसेस हैं, जितने भी वर्डिक्ट हैं, उनको हमने ज़्यादा फोकस किया है, खासकर उन्हें डिस्कस किया है। ठीक है, मैंने इसमें से ये जो आज का लेक्चर है, इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची से संबंधित। आपको मैं बता दूं 2019 में भी 10वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आया था। यूपीएससी का हमेशा एक तरीका रहा है, सीक्वेंस पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है फलक इतने, जैसे कि 2019 में ये पूछा था। अब जैसे कि हम इसको लेकर के ये देखो, 10वीं अनुसूची की समीक्षा की बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने सारा सब कुछ बताया, क्यों आया, इसकी रिलेवेंसी क्या है, आज ये कैसे फेल कर गया है। लेकिन उसमें एक सीक्वेंस दिया था कि इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी पूछ लेता है। तो आपको ये टाइम पीरियड भी याद रहना चाहिए। ये पूरा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया था।
पॉलिटी से उम्मीद करता हूँ कोर पॉलिटी पढ़ के आए होंगे और ये सारी चीज़ें, तो इससे आप करीब 90% से ऊपर क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, 10 तारीख के लिए, 10 अगस्त यूपीएससी के एग्जाम के लिए और सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। हम बाकी की हमारी जो क्लासेस हैं अगेन रिज्यूम करेंगे इंडियन इकोनॉमी की और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अपना अपना सभी को ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है और एक चीज़ कूल रहना है। बहुत आपका ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। जितना कूल रहेंगे, अपने आप को जितना कूल रखेंगे उतना बेहतर आप कर सकेंगे। इस समय बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। आपने वैसे भी जितने 3-4 साल, 4 साल, 5 साल जो भी पढ़ाई करी होगी वही आपकी काम आएगी। इस समय बहुत ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें से आपको तनाव नहीं लेना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, इसमें से आज का जो और ये वाला एक ये इशू था, तो मैंने आपको 2 राज्य यानी जो मिजोरम और नागालैंड के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। इसमें से मुझे जो लगता है ये जो रिजर्व हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो लोकल के एग्जाम होते हैं तो उसमें से पशु पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो यूपीएससी है तो खासकर इस पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत, जैसे डंपा टाइगर रिजर्व मैंने अभी आपको बताया था, तो जो ये जो मिजो पर्वतीय मिजोरम के बारे में, जो मिजोरम नेशनल फ्रंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो ये मिजोरम में है। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व और भी जो सारी चीज़ें हैं मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, जियोपॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कौन कौन सा राज्य किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।